जय हिंद। सर्वप्रथम मेरे नए चैनल प्लेटफॉर्म रेलवे पर आपका स्वागत है। अभी आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसको आप +2 लेवल भी बोल सकते हैं, उसका फॉर्म भर रहे हैं या भरने की तैयारी कर रहे हैं या भरने की सोच रखते हैं आप। और चूँकि इस वीडियो में कई बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन सबसे परे सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो डुअल डिग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जिनका कि आईटीआई और ग्रेजुएशन का आपस में डिग्री टकरा गया है या फिर +2 लेवल से आईटीआई का डिग्री टकरा गया है, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्या उसका कोई बचने का उपाय है या हमको फाइनली क्या करना चाहिए। दूसरा हम चर्चा करेंगे इसमें बोर्ड सिलेक्शन को लेकर के। तीसरा चर्चा करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। चौथा चर्चा करेंगे टाइपिंग से रिलेटेड। पांचवा चर्चा करेंगे जो हमेशा हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जिस बोर्ड में फॉर्म भरेंगे क्या मेरा सेंटर उसी बोर्ड के अंतर्गत आएगा या फिर हमारा होम सेंटर देगा। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको निश्चय ही बहुत फायदा होगा और बहुत मदद भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, चूंकि कल से दुर्गा पूजा आपका स्टार्ट हो रहा है, तो दुर्गा पूजा को ध्यान में रख करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, कौन सा ऐप है? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। अभी एक रेलवे एनटीपीसी का और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एक स्पेशल बैच दिया गया था, जो भारत का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट बैच था। मात्र 499 रुपये में मैथ, रीजनिंग, साइंस और आर्ट्स पोर्शन विथ करंट अफेयर्स, इतने सारे टॉपिक्स को लगभग 7 से 8 टीचर मिल करके आपको पढ़ाते और लगभग ये 4 महीना बैच 4 घंटा डेली चलता और इसका फी मात्र 499 रुपये है अभी हमारा। लेकिन दुर्गा 30 करके अगर आप कूपन कोड लगा देते हैं तो 30% और लेस हो जाएगा। मात्र 350 रुपया में ही 4 महीने 4 घंटा आप डेली पढ़ पाएंगे। आप समझिए इससे सस्ता क्या संभव है। और इसके अलावा 299 रुपये में हमने एक और दे रखा था, जिनका पहले से थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ था, 1000 क्वेश्चन सेलेक्टिव, जो जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, मैथ का 1000, रीजनिंग का 1000, साइंस का 1000, आर्ट्स पेपर का, उसका डिटेल सॉल्यूशन क्लासेस। अगर हम 4000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते तो कम से कम आप मानिए 20 से 25,000 क्वेश्चन आपका तैयार होता 299 रुपये मात्र में। उसमें भी अभी दुर्गा 30 करके कूपन कोड लगाइएगा तो 200 रुपये में पूरा 4000 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वो भी लगभग 4 महीने। इससे सस्ता नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा। बाकी बातों पर हम आते हैं अब मूल रूप से चर्चा में, जिसका हमको चर्चा करना है कि सबसे पहले डुअल डिग्री वाले क्या करें, या इसको ओवरलैप डिग्री भी आप बोल सकते हैं। अब भी डेली सैकड़ों छात्र इसके रिगार्डिंग या तो हमसे ऑफिस में मिलने के लिए आते हैं या फिर कॉल करते हैं कि सर हमको क्या इस तरह की परिस्थितियां मेरे साथ है, हमको एग्ज़ाम आप फॉर्म भरना चाहिए अथवा छोड़ देना चाहिए। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं और हमेशा हम बोलते हैं कि ज़बरदस्ती खुश करने वाली बात नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, समय के साथ बहुत चीज़ों में बदलाव आई है। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज से 4 साल 5 साल पहले या 2019 की तुलना अभी 2024 में हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमको पता है कि लाखों अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं जिनका कि डुअल डिग्री आपस में टकराया हुआ है, लेकिन उस पर हमको नहीं जाना है। जो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा समझिए ना, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे वीडियोज इस तरह के बने हुए हैं जो छात्रों के करियर पर पड़ सकता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप यूं समझिए कि जैसे 2 अलग अलग डिग्री अगर एक सेशन में आप ले रखे हैं, मान लीजिए कि कोई छात्र ग्रेजुएशन किए और उसी सेशन में आईटीआई कर लिए, तब तो वो 100% ओवरलैप हुआ। लेकिन कुछ छात्रों का समस्या है कि जैसे अगर 15 से 18 हमने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद आईटीआई में हमने एडमिशन लिया, लेकिन तब तक हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था। तो उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईटीआई 10th बेसिस पर होता है। आपका डिग्री रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन अगर एक एग्जाम देने के बाद दूसरे में एडमिशन लिए हैं तो वो आपका ओवरलैप नहीं हुआ। लेकिन एक एग्जाम देने के पहले ही दूसरे में एडमिशन ले लिए हैं तो वो ओवरलैप हुआ। तो ये सारे छात्र
इस कंडीशन को अपना अटैच करके जोड़ करके देखेंगे कि आपके साथ क्या स्थिति है। तो मेरा कहना है कि आप ऐसे समझिए कि आप कैसे दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। आप पहले अलग कंडीशन था, अभी क्या है कि जैसे ही एएलपी का आप फॉर्म भरे होंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसमें ऐड हुआ होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी क्रिएट अकाउंट में दूसरा क्वालिफिकेशन जाके आपका ऐड हो जाएगा, दूसरा क्वालिफिकेशन जाके ऐड हो जाएगा। इस बात को आप सोचिए जरा अच्छे से। कभी भी वेरिफिकेशन होगा तो कभी भी वेरिफिकेशन जब होगा आपका, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी डिजी लॉकर की बात आप छोड़ दीजिए, आधार वेरिफिकेशन की बात को भी कुछ देर के लिए आप साइड कर दीजिए। तो क्या लगता है कि जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय स्क्रीन पर पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग फाइल खुला हुआ रहेगा। तो क्या लगता है कि उस फाइल में सिर्फ आपका एएलपी का ही डिटेल दिखाएगा कि अन्य जो ऐड डिग्री आप उसमें किए हैं, क्वालिफिकेशन ऐड किए हैं, आप एनटीपीसी का भी फॉर्म भर के दोनों वहां पर दिखाएगा। तो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, एक बार नजर इधर से उधर कर देंगे तो क्या लगता है कि वो दूसरा उसमें डिग्री जो कि ओवरलैप डिग्री है वो उनको नहीं दिखेगा। तो अगर संजोग से आप बच गए तब भी तलवार हमेशा ऊपर लटकते रहेगा। कोई कंप्लेन कर दिया तो और आपके लिए आफत हो सकती है, और ऐसे डायरेक्ट नजर वो आएगा ही आएगा, मेरे ख्याल से बचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा साफ कहना है कि रेलवे बहुत सख्त है। जब दो अलग अलग बोर्ड से एक ही बच्चे दोनों जगह फॉर्म डाल देते हैं तो जाकर के उनका पूरा डिटेल एक जगह कलेक्ट हो जाता है और उनको रेलवे सब दिन के लिए डिबार कर देती है ऐसे कैंडिडेट को। तो क्या लगता है कि इस तरह के केस में आपको रेलवे छोड़ देगी? वो डिबार नहीं करेगी, 100% डिबार करेगी, और आजीवन रेलवे का कभी भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, इस बात को यकीन मानिए, समय रहते आपको अलर्ट कर रहे हैं। गलत हमेशा गलत होता है, इसलिए तत्काल लाभ की आप आशा ना करें, तत्काल लाभ का लोभ आप ना करें। क्योंकि आप यूं समझिए ना कि मान लीजिए कि आप एएलपी का फॉर्म भर दिए तो स्वाभाविक है कि आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर देंगे, और अगर +2 लेवल से आपका नहीं टकराया है तो एनटीपीसी 10+2 का भी फॉर्म भरेंगे, और आगे ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे। और सिर्फ आपका छूटेगा क्या, ग्रेजुएट लेवल में जो 8100 समथिंग पोस्ट दिया हुआ है, वैसे भी 8100 पोस्ट के लिए कम से कम 75 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। क्योंकि पिछले बार ही 2019 में 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे रेलवे एनटीपीसी का 35,277 पोस्ट के लिए। तो ये 5 साल में जो बीता है, और बच्चे बढ़ेंगे कि घटेंगे? फिर भी हम सीट घटा है तो मानते हैं 50 लाख नहीं भरेंगे, तब भी 75 लाख भरेंगे। तो आप समझिए कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा है। तो अब उतना ज्यादा कंपटीशन लेवल जब है तो उतने पोस्ट के लिए क्यों हम अपना करियर खराब करने के लिए जाएं? ये मेरा पर्सनल राय है और आप मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। आपको जो उचित लगे वो करिए, सिर्फ हमको आपको अलर्ट करना था वो हमने किया, बाकी आप समझिए। अब बोर्ड सिलेक्शन दूसरा क्वेश्चन है। बोर्ड सिलेक्शन के बारे में भी हम पर्टिकुलर आपको नहीं बोलेंगे कि आपको कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपको जो अच्छा लगे बोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, उसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, आप उस बात का खाली ध्यान रखिए, अपने आप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी बोर्ड के बारे में हम बता नहीं सकते हैं, बताएंगे तो स्वाभाविक रूप से उस बोर्ड में आपका भीड़, अगर थोड़ा बहुत भी हमको चाहने वाले बच्चे होंगे तो उस बोर्ड में भरेंगे तो ऐसे ही भीड़ उस बोर्ड में बढ़ जाएगी। बोर्ड सिलेक्शन का महत्व होता है कि थोड़ा सा भीड़ से बचने का प्रयास करना, इसीलिए बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं। अब कोई बहुत अच्छा बच्चे, कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी से दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे वहीं पर रिजल्ट का होप ज्यादा रहेगा, तो वो दूर के बोर्ड को क्यों सेलेक्ट करेंगे? वो तो घर के नजदीक का ही बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, मध्यम लेवल की तैयारी है, तो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जैसे भी हो जॉब हमको मिलना चाहिए। दूसरा प्रायोरिटी होगा कि अब घर के नज़दीक हम कैसे आएंगे। तो पहला प्रायोरिटी में आप चेन्नई हो, बेंगलोर हो, त्रिवेंद्रम हो, अगर आपके अनुकूल है, जम्मू हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, किसी भी बोर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब लास्ट डेट अगर 14 अक्टूबर है तो आप 8, 9, 10 के लगभग आप फॉर्म भरें,
और लास्ट मोमेंट में आपको कुछ पता जरूर चलेगा कि मैक्सिमम अभ्यर्थी किधर जा रहे हैं, थोड़ा उससे भीड़ से बचने का प्रयास करें अगर बच सकते हैं तो। वैसे किसी भी बोर्ड में अब आसान कंपटीशन नहीं रहा, इसलिए अपने मेहनत पर भी अंततः भरोसा करना होगा और उसमें इतना मेहनत करना होगा कि बोर्ड कोई भी हो, एक सीट अपना हम लेकर रहेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपको चलना होगा। और जो बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया फिर उस पर दोबारा मंथन नहीं करना है, यह समझना है कि यह सबसे बेस्ट बोर्ड है और उस बोर्ड को हमने सेलेक्ट किया, फिर अपने मेहनत में लग जाना है। आप समझ रहे होंगे। और बोर्ड उस तरह का सेलेक्ट करना है जहां आपकी कैटेगरी में सीट होना चाहिए और ओवरऑल भी सीट होना चाहिए। इसलिए ऊपर का जो 2-3-4 बोर्ड होता है तो जनरली 20-22 साल के इतिहास में हमने देखा है कि जहां मैक्सिमम वैकेंसी है, मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करेंगे और कट ऑफ भी वहां मैक्सिमम पर रहेगा, और जहां मिनिमम सीट है कंपटीशन स्वाभाविक रूप से वहां अधिक रहेगा। इसलिए बीच के मध्यम टाइप का बोर्ड सेलेक्ट करना है जहां आप फाइट कर पाए। और अपने बोर्ड की बात हम इसलिए, अपने कैटेगरी की बात इसलिए करते हैं, आपको पता है कि रेलवे का रूल है, अगर पीटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यूआर कैटेगरी में पास किए तो जाकर के सीबीटी 2 में यूआर और आपके कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उस पर फाइट कीजिएगा। लेकिन शुरुआत में ही अपने कैटेगरी में रिजल्ट होगा सीबीटी 1 में, तो कितना भी बेहतर आप परफॉर्मेंस दे दीजिए सीबीटी 2 में, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ले आइए, सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी में ही आप फाइट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरू से आपको जोर लगाना है और यूआर कैटेगरी में रिजल्ट लाने का प्रयास करना है पीटी में। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेडिकल, ये सबसे मेन है अभी के समय में। अभी हम देखते हैं कि अगर 10 बच्चे को हम भेजते हैं आंख जांच करवाने के लिए कि भाई तुम फॉर्म भर रहा है रेलवे का, एक बार पहले आंख जांच करवा लो, क्योंकि इतना मोबाइल देखता है, रील्स देखता है, इतने घंटे मोबाइल पे बिताता है, तो पता चलता है 10 में से 4 बच्चे का आंख में प्रॉब्लम आ गया। इस लेकर अभी मान लीजिए आपने विजन का टेस्ट नहीं कराया और प्रायोरिटी का गेम कर दिया कि प्रायोरिटी में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो उस समय पता चलेगा फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद कुछ पोस्ट नहीं भी मिल सकती है। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि मेरा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उस हिसाब से आप प्रीफरेंस रखेंगे। वैसे प्रीफरेंस का बहुत मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जब रेलवे का रूल अलग है, एसएससी से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। एसएससी में क्या होता है कि जो आपने पहला प्रीफरेंस दिया, चाहे नीचे का ही पोस्ट क्यों नहीं दिया, और नंबर आपका आ गया कि सबसे ऊपर के पोस्ट के लायक, तब भी वही पोस्ट मिलेगा जिसको आपने नंबर 1 प्रीफरेंस पे रखा है, नहीं तो दूसरे तीसरे लास्ट पोस्ट तक विचार किया जाएगा। लेकिन रेलवे में क्या है, वो लेवल के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन करेगा। पहले लेवल 6 का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लेवल 5 का वेरिफिकेशन होगा। लेवल 6 के वेरिफिकेशन में आपका वो अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाएगा, उसमें बोलेगा कि अगर लेवल 6 के कैटेगरी के लायक अगर आपका मार्क्स आता है, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो क्या लेवल 6 आप ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप बोल दिए कि हाँ ज्वाइन करेंगे, तो वहीं पर आपको लॉक कर दिया जाएगा, फिर नीचे का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। और ये तब जब आप उसके पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करके उसमें सिलेक्शन आप लेते हैं। लेकिन अगर वो पोस्ट आपको नहीं मिलता है, चूंकि आपको पहले से पता होता है सबका एक साथ रिजल्ट देता है, अगर वो पोस्ट आपको नहीं मिलता है तो लेवल फिर 5 पर विचार किया जाएगा, ये बात है। इसलिए इसको लेकर के घबराना नहीं है। लेवल 6 का, फिर उसके बाद लेवल 5 का, तो वही बातें हो जाती है। तो इसलिए करके प्रीफरेंस का जहां तक सवाल है, तो प्रीफरेंस उसी हिसाब से आपको सेट करना चाहिए, सेट होता है। तो अगर मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर है और एक और पोस्ट है लेवल 6 में जिसमें कि आपका ना साइको है ना टाइपिंग है, तो प्रीफरेंस में आप अगर पहले उसी पोस्ट को रखते हैं तो अगर अच्छा नंबर आया तो वही पोस्ट आपको मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे पोस्ट पे आपका विचार किया जाएगा। उसी तरीके से लेवल 5 में अगर आप टाइपिंग वाले JAA को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद अन्य टाइपिंग को नीचे रखते हैं, अगर गार्ड को, तो अगर टाइपिंग में आप फेल कीजिएगा तो फिर नीचे के पोस्ट में विचार होगा। इसलिए इसको लेकर के कोई परेशानी नहीं है। टाइपिंग, बहुत छात्रों को ये लगता है कि सर टाइपिंग तो हम जान नहीं रहे हैं, टाइपिंग वाला पोस्ट हमको छोड़ देना चाहिए क्या। मेरा कहना है कि टाइपिंग 4 महीने अगर अच्छे से समय दे दीजिएगा तो टाइपिंग का स्पीड आ जाएगा। इसलिए अभी से टाइपिंग को लेकर परेशान नहीं होना है। अभी टाइपिंग वाले पोस्ट को आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर दीजिए, छोड़िए नहीं, किसी भी पोस्ट को मत छोड़िए। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड उसके लायक नहीं है तो उसको हम लास्ट में रखेंगे, लेकिन अगर मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसको शुरू में आप रखेंगे। लेकिन टाइपिंग वाले पोस्ट को जरूर भरना है। और जब आप पीटी दे लेंगे, लगेगा कि नहीं हमारा रिजल्ट आ सकता है, उस समय टाइपिंग सीखने के लिए आप लग जाइए। 4 महीना में सीख लीजिएगा, उस समय आपके पास समय उतना रहेगा। तो
इसके बाद सेंटर, सेंटर के बारे में जहां तक हम बताए थे आपको कि सेंटर को जरूर ने कोशिश कर रहती है आयोग की कि आपको 200 से लेकर 500 किलोमीटर के रेंज में सेंटर आपको देने का। ये डिपेंड करता है कि सीट की उपलब्धता पर। अगर सीट का आप अवेलेबल रहेगा वहां आपके स्टेट में तो आपको अपने ही स्टेट में रख देगा, नहीं तो अगल बगल दूसरे जगह भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमने चेन्नई भराया है, चेन्नई बोर्ड भरा है तो चेन्नई में जाकर सेंटर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चंद छोटी छोटी चीजें थी, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बेहतर आपके लिए सौदा हो सकता है, बेहतर ऑप्शन आपके लिए मिल सकता है, आगे सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। बाकी दूसरे वीडियो में छोटी छोटी बातों पर और भी चर्चा करेंगे, दूसरा वीडियो फिर से हम बनाएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।